हवेली के बड़े आंगन में शाम ढल रही थी। पीपल के दरख्त के नीचे बच्चियां खेल रही थीं और मर्द हजरात शाम की चाय के लिए बैठे थे। ये रियाज साहिब की हवेली थी, जहां 3 भाई अपने अहले खाना के साथ रहते थे। सब कुछ बज़ाहिर बहुत खूबसूरत था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सी बातें दबाई जा रही थीं। रियाज साहिब के बड़े बेटे काशिफ की बीवी हमेशा शिकायत करती कि छोटे भाई की बीवी को ज्यादा अहमियत दी जाती है। छोटे भाई की बीवी को लगता कि सब फैसले बड़े करते हैं और उनकी राय कोई नहीं सुनता। इस घर की सबसे मासूम लड़की थी हिबा, जो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। हिबा को लगता था कि ये घर जन्नत है, जहां सब एक साथ रहते हैं, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि इस जन्नत में भी आहिस्ता आहिस्ता दीवारें खड़ी हो रही हैं। इसी दौरान एक रिश्ता हिबा के लिए आया, शहर के एक मुअज़्ज़ज़ खानदान से। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही हसद की चिंगारी भी भड़क उठी। किसी को लगा कि बड़े भाई की बेटी को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो किसी को शिकायत थी कि फैसला सबसे पूछे बगैर हो रहा है। रियाज साहब ने सबको साथ बिठाया और कहा, ये घर तभी घर है जब हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हों। अगर रिश्ते में दरार आई तो ये हवेली भी खाली लगने लगेगी। लेकिन किसी के दिल की बात जबान पर नहीं आई और हर कोई मुस्कुराकर उठ गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये मुस्कुराहट आने वाले तूफान से पहले का सुकून है। अगली सुबह हवेली में एक अजीब सी रौनक थी। बावर्ची खाने से खाने पकने की खुशबू आ रही थी। बड़ी भाभी सुरैया चाय बना रही थी, जबकि छोटी भाभी नीलोफर सालन पकाने में मसरूफ थी। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन दिल के अंदर मुकाबले की एक लहर दौड़ रही थी। हिबा के रिश्ते की बात बहुत अच्छी है, मगर सुरैया बेगम ने हल्की आवाज में कहा, कभी सोचा है कि हमारी बेटी साइमा की उम्र भी कम नहीं रही? पहले तो उसे देख लेना चाहिए था। नीलोफर ने बात काट दी, बहन जी, नसीब की बात है। अल्लाह जिसके लिए जो बेहतर समझेगा वही होगा। ये सुनकर सुरैया बेगम ने चुप तो इख्तियार कर ली, मगर उनके दिल में एक कांटा चुभ गया। उधर साइमा ने ये सब सुन लिया था। वो गुस्से में कमरे से बाहर निकली और अपनी माँ से बोली, उम्मी, सब लोग सिर्फ हिबा को ही क्यों देखते हैं? क्या मैं उनकी बेटी नहीं? सुरैया बेगम ने बेटी को सीने से लगाया और कहा, बेटी, फिक्र ना कर, मैं अपने हिस्से की मोहब्बत और हक जरूर दिलाऊंगी। दूसरी तरफ हिबा खुशी खुशी यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी। इससे यह अंदाजा तक नहीं था कि उसकी खुशी किसी और के दिल में किस कदर जलन पैदा कर रही है। उधर घर के मर्द हजरात बैठे रिश्ते के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। काशिफ भाई बोले, अब्बा जान, ये फैसला सोच समझ कर लीजिए। शहर वालों के रंग ढंग अलग होते हैं, मुझे डर है कि हमारी बहू कल को हमें कमतर ना समझे। रियाज साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, असल इज्जत इंसान अपने किरदार से कमाता है, न कि रहन सहन से। अगर लड़का अच्छा है तो बाकी चीजें अहम नहीं होती। सब में हाँ मिला दी, मगर दिलों में इख्तिलाफ छुपे रहे। और यूं ये हवेली, जो बज़ाहिर एक खानदान को जोड़ कर रखती थी, अंदर ही अंदर धीरे धीरे टूट फूट का शिकार होने लगी। हिबा आज यूनिवर्सिटी के लिए निकल रही थी। सुबह की धूप नर्म और खुशगवार थी। इसने नीले रंग का शाल ओढ़ा और बैग कंधे पर डालकर बस में बैठ गई। रास्ते में वो अपनी डायरी खोले नोटिस दोहरा रही थी, मगर दिल के किसी कोने में वो आने वाले रिश्ते के बारे में सोच रही थी। यूनिवर्सिटी पहुंचकर वो अपनी दोस्त सेहर से मिली। सेहर ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे हिबा, तुम तो आज बहुत खुश लग रही हो, कोई खास बात है क्या? हिबा ने शर्माते हुए कहा, नहीं, बस कुछ फैमिली डिस्कशंस चल रही हैं। सेहर ने शरारती लहजे में कहा, हाँ समझ गए, जरूर कोई प्रिंस चार्मिंग आने वाला है। हिबा ने मुस्कुराकर बात बदल दी, मगर इसका दिल वाकई धड़कने लगा था। दूसरी तरफ शहर में रियाज साहिब के दोस्त अकमल साहिब अपने बेटे अहमद से बात कर रहे थे। अहमद एक सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा और मुहज्जिब लड़का था, जो अभी हाल ही में बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री मुकम्मल कर चुका था। अकमल साहिब ने कहा, बेटा, मैंने एक बहुत अच्छे घराने में तुम्हारा रिश्ता भेजा है। वो लोग तुम्हें देखना चाहते हैं।
अहमद ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, अबू, अगर आपको लगता है कि वो लोग अच्छे हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि फैसला जल्दी ना हो, पहले हम एक दूसरे को समझ लें। अकमल साहब ने सर हिलाकर कहा, बिल्कुल, यही मेरा भी ख्याल है। शाम को जब हबा घर लौटी तो उसकी उम्मी ने बताया, बेटी, कल वो लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं, तैयार रहना। ये सुनकर हबा के दिल की धड़कन तेज हो गई। कमरे में आकर उसने आईने में खुद को देखा और दिल ही दिल में दुआ मांगी, आ अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे लिए बेहतर है तो आसानी फरमा देना। उधर साइमा ने यह खबर सुनी तो इसका गुस्सा और बढ़ गया। इसने अपनी माँ से कहा, उम्मी, देख लेना, ये सब मेरे हक पर डाका है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और यूं अगला दिन हवेली में एक नए मोड़ का आगाज होने वाला था। अगले दिन हवेली में सुबह से ही गहमा गहमी थी। बड़ी भाभी सुरिया और छोटी भाभी नीलोफर दोनों ने अलग अलग खाने पकाने का इंतजाम किया। हर एक चाहता था कि उसकी पकाई हुई चीज सबसे ज्यादा पसंद की जाए। हबा की उम्मी ने इसे प्यार से तैयार किया। नीले रंग का जोड़ा, हल्की सी चांदी की झमकियां और सादा सा मेकअप। हबा शर्माते हुए कमरे में बैठी थी। दिल की धड़कन तेज थी, जैसे हर लम्हा बाहर से कोई बुलाने वाला आने वाला हो। दोपहर को अकमल साहब अपने बेटे अहमद और बाकी घर वालों के साथ हवेली पहुंचे। ड्राइंग रूम में बैठते ही एक खुशगवार सा माहौल बन गया। रियाज साहब ने मुस्कुराकर कहा, भाई, ये हमारा घर है, आप यूं समझी कि आप अपने ही यहाँ आए हैं। अहमद सबसे मदब अंदाज में मिला। इसकी शख्सियत सादा मगर मुतासिर कुन थी। गुफ्तगू के दौरान सबने महसूस किया कि वो निहायत संजीदा और सुलझा हुआ लड़का है। कुछ देर बाद हसन रवायत हबा को बुलाया गया। वो धीरे धीरे चलती हुई कमरे में दाखिल हुई। नजरें झुकी हुई थीं। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सब सुन रहे हों। अहमद ने सर उठाकर एक नजर देखा, फिर नजरें झुका ले, लेकिन इस एक नजर में एक खामोश सी तारीफ छपी हुई थी। अकमल साहब की बेगम ने खुश दिली से कहा, माशाअल्लाह, लड़की निहायत ही नेक और सादा लगती है। सब लोग खुशगवार अंदाज में बातचीत करते रहे, लेकिन एक कोने में बैठी साइमा ये सब देख रही थी। इसके दिल में जलती हुई हसद की आग और बढ़ गई। उसने दिल में सोचा, अगर ये रिश्ता तय हो गया तो सब लोग हबा ही की तारीफ करेंगे और मैं हमेशा पीछे रह जाऊंगी। ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुलाकात खुशगवार अंदाज में खत्म हुई। अहमद के वालिदैन मुतमईन होकर वापस चले गए। जाते हुए अकमल साहब ने कहा, भाई साहब, हम सब बहुत खुश हैं। अब बाकी बात अल्लाह के हुक्म और आपके फैसले पर छोड़ते हैं। हबा अपने कमरे में आकर आईने के सामने खड़ी थी। इसके दिल में एक अनोखी सी कैफियत जाग रही थी, जैसे जिंदगी किसी नए सफर पर कदम रखने जा रही हो। लेकिन इसे क्या खबर थी कि यह सफर इतना आसान नहीं होगा। अकमल साहब अपने घर वापस पहुंचे तो सब खुश थे। अहमद की बहनें भी हंसी मजाक कर रही थीं। सबका यही कहना था कि हबा निहायत सादा और नेक लड़की है, जो अहमद के लिए बेहतरीन होगी। अकमल साहब ने बेगम से कहा, मेरी तरफ से तो हाँ है। लड़की की तरबियत, इसका अंदाज, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। अब बस तुम्हारी राय बाकी है। बेगम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी भी हाँ है। बस अल्लाह खैर करे। उधर हवेली में फिजा कुछ और थी। हबा की उम्मी और अबू खुशी खुशी बातें कर रहे थे, मगर सुरिया बेगम, बड़ी भाभी, के चेहरे पर सख्ती छाई हुई थी। वो अपनी बेटी साइमा के पास गई, जो गुस्से से आंखों में आंसू लिए बैठी थी। अम्मी, मुझे लगता है कि आप सब ने मेरे साथ नाइंसाफी की है। हबा से पहले मेरा हक था, साइमा ने शिकायत की। सुरैया बेगम ने तलखी से कहा, बेटी, तुम फिक्र ना करो, मैं सब देख लूंगी। ये रिश्ता इतनी आसानी से तय नहीं होने दूंगी। शाम को जब सब घर वाले बैठे तो रियाज साहब ने बात छेड़ी, भाई, मुझे लगता है कि यह रिश्ता मुनासिब है। अगर सबकी रजा हो तो बात आगे बढ़ा देते हैं। इस पर काशिफ भाई ने फौरन कहा, अब्बा जान,
ये फैसला इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि शहर वाले लोग हैं, कल को उनका रहन सहन, उनका मेयार हमारे साथ मील न खाए तो क्या होगा। नीलोफर, छोटी भाभी, ने दबे लफ्जों में कहा, जी, लेकिन लड़का तो अच्छा लगा है। यह सुनकर सुरिया बेगम ने सख्त लहजे में कहा, अच्छा लगा होगा आपको, मगर हमारी बेटी का क्या कसूर है? वो भी इसी घर में पल रही है, क्या हम उसे यूं ही नजरअंदाज कर दें? कमरे में खामोशी छा गई। हर कोई अपनी अपनी सोच में डूबा हुआ था। रियाज साहब ने आह भरी और कहा, यही तो मेरा दुख है। हम एक ही घर में रहते हैं, मगर दिलों में फासले बढ़ते जा रहे हैं। रात को हबा अपनी डायरी में लिख रही थी, वाह अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये खुशी क्यों सबको तकलीफ दे रही है। मैंने तो कभी किसी का हक नहीं छीना, काश ये घर वाकई वो जन्नत बन जाए जैसा मैं समझती हूँ। इसी वक्त साइमा अपने बिस्तर पर लेटी थी और उसके दिल में सिर्फ एक अज़्म था, मैं ये रिश्ता होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। 2 दिन बाद अकमल साहब अपने अहले खाना के साथ दोबारा हवेली आए। इस बार उनका मकसद साफ था, रिश्ता पक्का करने की बात। साथ मिठाई का डब्बा भी था और खुशी की झलक भी। रूम में सब इकट्ठे बैठे। अकमल साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई रियाज, हमें हबा बेटी बहुत पसंद आई है। हम चाहते हैं कि आप इजाजत दें तो ये रिश्ता आज ही तय कर दें। रियाज साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन ये बात सुनते ही सुरिया बेगम का रंग बदल गया। उन्होंने फौरन कहा, भाई साहब, ये फैसला इतनी जल्दी करना मुनासिब नहीं, अभी वक्त चाहिए। अकमल साहब चौंक गए। रियाज साहब ने सवालिया नजर से सुरिया बेगम को देखा और कहा, बाजी, आपको किस बात की फिक्र है? सुरिया बेगम ने आहिस्ता मगर काटदार लहजे में कहा, मेरी बेटी साइमा भी इसी घर में है। इसकी उम्र कम नहीं, पहले तो इसका सोचना चाहिए था। कमरे में खामोशी छा गई। अकमल साहब और उनकी बेगम एक दूसरे को देखने लगे। नीलोफर ने फौरन बात संभालने की कोशिश की, बाजी, ये तो नसीब की बात है, दोनों बेटियां हमारी हैं। अल्लाह ने हबा के लिए ये रिश्ता लिखा है तो इनकार क्यों? मगर सुरैया बेगम ने गुस्से से कहा, मैं अपनी बेटी का हक यूं ज़ाय होते नहीं देख सकती। हबा ये सब सुन रही थी। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कमरे से उठकर अपने हिस्से में चली गई। कमरे में जाकर वो रोने लगी और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, अगर ये सब मेरे लिए ठीक नहीं तो मुझे सब्र दे, और अगर ये बेहतर है तो सबके दिल बदल दे। अहमद, जो इस दौरान खामोश बैठा रहा, घर वापस जाकर अपने वालिद से बोला, अबू, मुझे लगता है कि उनके घर के अंदर कुछ इख्तिलाफात हैं। शादी के बाद ये मसला हमें भी मुतासिर करेगा। अकमल साहब ने संजीदगी से कहा, बेटा, तुम गलत नहीं कह रहे, लेकिन कभी कभी खानदान की उलझनें वक्त के साथ सुलझ जाती हैं। मुझे हबा की मासूमियत पर यकीन है। उधर हवेली में कशीदगी बढ़ गई। रियाज साहब दिल गिरफ्तार बैठे थे। उन्होंने कहा, यही तो डर था मुझे, कि हम एक ही छत के नीचे रहकर भी एक नहीं हैं। और उसी लम्हे साइमा ने अपने दिल में फैसला कर लिया, अगर ये रिश्ता तय हुआ तो मैं कोई ऐसा कदम जरूर उठाऊंगी जिससे ये सब रुक जाए। हवेली के आंगन में इस दिन एक अजीब सी खामोशी थी। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे, मगर अंदर ही अंदर हर कोई जानता था कि बात बिगड़ रही है। साइमा अपने कमरे में बैठी थी। इसकी आंखों में जिद और हसद की चमक थी। इसने अपनी सहेली शबाना को फोन किया और कहा, सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अहमद के बारे में कुछ ऐसा करना है कि इस रिश्ते की बात खत्म हो जाए। शबाना ने हैरत से पूछा, लेकिन क्यों? वो तो तुम्हारी कजिन हबा के लिए आया है, वो तो बहुत शरीफ लगता है। साइमा ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें नहीं पता शबाना, अगर ये रिश्ता तय हो गया तो सब लोग हबा को सर पर बिठाएंगे और मेरा कोई मकाम नहीं रहेगा। शबाना कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, एक तरीका है। हम ये खबर फैला सकते हैं कि अहमद की पहले से कोई पसंद है।
इस तरह सबको शक हो जाएगा। साइमा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। बस यही चाहिए था मुझे। अगले दिन ही मोहल्ले में चुपके बातें शुरू हो गई। कुछ औरतें कहने लगे, सुना है अहमद के शहर में किसी लड़की से ताल्लुकात हैं। पता नहीं ये रिश्ता कहाँ तक चलेगा। ये बात आहिस्ता आहिस्ता हवेली तक भी पहुंच गई। नीलोफर ने जब ये खबर सुनी तो फौरन हबा की माँ के पास पहुंची। बहन, ये कैसी बातें हो रही हैं? अगर ये सच निकला तो बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हबा की माँ की आंखों में आंसू भर आए। वो दिल ही दिल में सोचने लगी, आ अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। उधर अहमद के घर भी ये बात पहुंच गई। इसकी बहन ने कहा, भाई, ये लोग अजीब बातें कर रहे हैं। बेहतर है हम ये रिश्ता खत्म कर दें, इज्जत पहले है। अहमद ने संजीदगी से जवाब दिया, मेरी तबीयत में झूठ और फरेब की कोई जगह नहीं। अगर वाकई ये सब फैलाया जा रहा है तो मुझे असल जानना होगा। मैं खुद जाकर उनसे बात करूंगा। दूसरी तरफ हबा को भी यह खबर मिल चुकी थी। वो अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसने डायरी में लिखा, मैंने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, फिर क्यों हर बार मुझे ही आजमाया जाता है। कमरे के बाहर खड़ी साइमा की आंखों में अजीब सी चमक थी। वो आहिस्ता से बोली, अब देखते हैं ये रिश्ता कैसे बचता है। हवेली में अफवाहों की गूंज बढ़ती जा रही थी। हर कमरे, हर दरवाजे पर यही चामेगोइयां थी कि अहमद की पहले से कोई पसंद है। हबा का दिल टूट रहा था, मगर वो खामोशी से सब सह रही थी। अगले दिन शाम के वक्त अचानक अहमद हवेली आ गया। इसके चेहरे पर संजीदगी थी, मगर आंखों में सुकून ढूंढने की झलक भी। रियाज साहब ने इसे खुश आमदीद कहा और ड्राइंग रूम में बिठा दिया। कुछ रस्मी बातों के बाद अहमद ने नरमी से कहा, चचा जान, अगर इजाजत दे तो मैं हबा से चंद लम्हे अकेले बात करना चाहता हूँ। कमरे में खामोशी छा गई। सुरैया बेगम के चेहरे पर नागवारी थी, मगर रियाज साहब ने सर हिला दिया। ठीक है बेटा, मगर याद रखो ये भरोसे की बात है। हबा को बुलाया गया। वो हिचकिचाते हुए कमरे में दाखिल हुई। अहमद ने एहतराम से कहा, अगर आप बुरा ना माने तो हम आंगन में कुछ देर बैठ सकते हैं। दोनों पीपल के दरख्त के नीचे जा बैठे। फिजा में शाम की ठंडी हवा चल रही थी। अहमद ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, हबा, आप जानती हैं ना कि मेरे बारे में जो अफवाहें फैल रही हैं वो सरासर झूठ हैं। हबा ने नजरें झुका ले, आंखों में आंसू तीर गए। वो धीमी आवाज में बोली, मैंने तो हमेशा आपको सच्चाई और शराफत के रूप में देखा है, मगर सब लोग कुछ और ही कह रहे हैं। अहमद ने गहरी सांस ली, मुझे परवाह नहीं लोग क्या कहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप खुद अपने दिल से पूछें, क्या आपको मुझ पर भरोसा है। हबा ने लरसते हुए हाथ को संभाला और हल्की सी आवाज में कहा, जी, मुझे भरोसा है। ये सुनकर अहमद के चेहरे पर सुकून सा आ गया। इसने कहा, बस मेरे लिए यही काफी है, बाकी दुनिया को वक्त खुद जवाब देगा। मगर कमरे की खिड़की के पीछे साइमा ये सब सुन रही थी। इसकी मुट्ठियां गुस्से से बेनिच गई। तो ये लड़की अहमद को भी अपने जाल में ले चुकी है। अब मुझे कोई बड़ा कदम उठाना होगा। हवेली में बज़ाहिर सब मामूल पर था, मगर अंदर ही अंदर तूफान तैयार हो रहा था। अहमद और हबा की मुख्तसर मुलाकात ने दोनों को मजीद करीब कर दिया था, मगर साइमा के दिल में हसद की आग मजीद भड़क उठी थी। रात को साइमा अपने कमरे में बैठी थी जब उसने एक चाल सोची। उसने अपनी सहेली शबाना को दोबारा फोन किया और कहा, कल अहमद के नंबर से एक जाली मैसेज तैयार करो, ऐसा लगे कि वो किसी लड़की से खुफिया मुलाकात कर रहा है। ये मैसेज हबा के हाथ लगना चाहिए। शबाना पहले हिचकिचा, मगर साइमा के इसरार पर मान गई। अगले दिन हबा के बैग में किसी तरह वो फोन रखा गया जिसमें अहमद के नाम से मैसेजेस मौजूद थे। क्लास के बाद जब हबा ने फोन खोला तो वो पैगामात देकर चौंक गई, कल शाम पुरानी लाइब्रेरी के पास मिलना, तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं गुजरता। हबा के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। दिल में वो भरोसा जो कल ही अहमद ने मांगा था अब डोलने लगा।
शाम को जब अहमद आया तो हबा ने इससे नजरें चुरा ली। अहमद ने हैरत से पूछा, क्या हुआ हबा? आप परेशान लग रही हैं। हबा ने धीमी आवाज में कहा, कभी कभी वो सच्चाई भी धोखा लगती है जिस पर हम सबसे ज्यादा यकीन करते हैं। अहमद ने उलझकर पूछा, आप कहना क्या चाहती हैं? हबा ने कोई जवाब न दिया, बस आंसू साफ करके अंदर चली गई। दूसरी तरफ सुरैया बेगम ने मौका गनीमत जाना। उन्होंने सबके सामने कहा, मैं पहले ही कहती थी कि ये रिश्ता हमारे लिए मुनासिब नहीं। देख लीजिए, अहमद जैसे लड़कों पर भरोसा करना सरासर गलती है। नीलोफर ने कहा, बाजी, इल्जाम लगाने से पहले तहकीक तो करें। अहमद ऐसा नहीं लगता। मगर साइमा ने अपनी माँ की हाँ में हाँ मलाई और कहा, उम्मी बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। अगर ये रिश्ता हुआ तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। उधर अहमद बेचैन हो गया। वो बार बार सोच रहा था, आखिर हबा मुझसे दूर क्यों हो रही है? कहीं ये सब किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं? और वाकई ये सिर्फ साजिश थी। मगर अहमद और हबा को सच तक पहुंचने में वक्त लगने वाला था। रात के अंधेरों में हवेली के बड़े सहन में खामोशी छाई हुई थी। बस कहीं दूर से झींगर की आवाज सुनाई दे रही थी। मगर इस सुकूत के पीछे एक तूफान छुपा हुआ था। अनीला भाभी कमरे में बैठी सोच रही थी कि आखिर क्यों जाहिद भाई हमेशा अपने बच्चों को दूसरे भाइयों पर तरजीह देते हैं। क्या ये फैमिली सिर्फ दिखावे की है? जहां मोहब्बत के पर्दे के पीछे सिर्फ हसद छुपा है, उसके दिल में बोझ सा बढ़ने लगा। इसी दौरान मरियम ने अपनी सास को बावर्ची खाने में अकेला पाया। वो आगे बढ़ी और नरम लहजे में बोली, उम्मी जान, अगर घर में हम सब एक दूसरे को ही नीचा दिखाने में लगे रहेंगे तो ये खानदान कभी जाड़ नहीं सकेगा। सास ने ठंडी सांस ली और कहा, बेटी, ये घर एक दरख्त की तरह है। अगर शाखें आपस में लड़ेंगी तो जुड़ें कमजोर हो जाएंगी। लेकिन अफसोस, ये बात कोई समझता नहीं। इधर अली, जो सब कजन्स में सबसे बड़ा था, ने हवेली के पिछले हिस्से में सब भाइयों को जमा किया। उसने सख्त लहजे में कहा, अगर ये दुश्मनी यूं ही चलती रही तो हमारे बच्चे भी यही सीखेंगे। हम फैसला करेंगे कि इस घर को बिखरने नहीं देंगे। जाहिद और शकील आमने सामने बैठे थे। इनकी आंखों में शोले थे लेकिन दिल के किसी कोने में नरमी भी थी। अली ने कहा, आज फैसला करो। तो हम सब साथ रहेंगे, ये घर टूट जाएगा। चंद लम्हे के सुकूत के बाद शकील भाई बोले, मैं अपनी अना को खत्म करने के लिए तैयार हूं, मगर शर्त यह है कि सब भी दिल से एक दूसरे को अपना लें। ये अल्फाज पूरे माहौल को बदल गए। पहली बार सबकी आंखों में नमी और दिलों में सुकून आया। लेकिन अभी असल इम्तिहान बाकी था, क्योंकि बाहर से आने वाली एक शख्सियत इस सुकून को चैलेंज करने वाली थी। सुबह की रोशनी हवेली की खिड़कियों से अंदर फैल रही थी। सहन में चिड़ियां चहचहाने लगी, लेकिन खानदान के अफराद के दिलों में अब भी रात की गुफ्तगू का बोझ बाकी था। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। सब हैरान थे कि इस वक्त कौन आया है। जब दरवाजा खोला गया तो सामने खाला जीनत खड़ी थी, जो कई सालों से शहर में रहती थी और शाज़ो नादिर ही गांव आती थी। उनके साथ उनकी बेटी रिदा भी थी। रिदा की शख्सियत सबके लिए अजनबी सी थी, एतमाद से भरपूर, तालीम याफ्ता और जरा सा मगरूर। खाला जीनत ने हवेली में कदम रखते ही कहा, यह हवेली मेरी माँ की निशानी है और मेरा भी इस पर हक है। ये जुमला सुनते ही कमरे में खामोशी छा गई। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे सदियों पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। जाहिद भाई ने सख्त लहजे में कहा, खाला, हम सब ने इस घर को अपनी मेहनत से संभाला है। अब आप यूं आकर अपना हिस्सा नहीं मांग सकती। जीनत खाला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जवाब दिया, मैं तुम्हारा हक नहीं छीनना चाहती, मगर यह हकीकत है कि ये घर मेरे बाप की विरासत है और मुझे मेरा हिस्सा मिलना चाहिए। ये मामला एक बार फिर खानदान को दो हिस्सों में बांटने लगा। कुछ लोग कह रहे थे कि खाला को हक देना चाहिए, जबकि कुछ के मुताबिक यह महज लालच है। अली ने सूरत हाल संभालने की कोशिश की और सबको कहा, हमें झगड़ा नहीं करना, हमें ऐसा फैसला करना होगा जो सबको मुतमईन करे।
अगर ये खानदान बखर गया तो हमारी आने वाली नस्लें भी नफरत के बोझ तले दब जाएंगी। मगर रिदा ने कजन्स को मुखातिब करते हुए कहा, मैंने शहर में रहकर सीखा है कि दुनिया में अपना हक मानना कमजोरी नहीं, ताकत है। अगर आप लोग इंसाफ नहीं करोगे तो हम अदालत जाएंगे। ये अल्फाज हवेली में गोया जलजला ले आए। क्या अब ये खानदान अदालत के दर पर जा पहुंचेगा? कोई नया राज सामने आकर हालात को बदल देगा? हवेली के बड़े हाल में सब खानदान वाले जमा थे। खाला जीनत के लफ्जों ने गोया हर दिल में आग लगा दी थी। रिदा एक कुर्सी पर एतमाद के साथ बैठी थी, जबकि बाकी सबके चेहरों पर बेचैनी और गुस्से के आसार नुमायां थे। शकील भाई ने सख्त लहजे में कहा, जीनत बाजी, आप बरसों तक इस हवेली का हाल तक पूछने नहीं आए, और अब जब सब कुछ संभल गया है तो आपको विरासत याद आ गई। जीनत खाला ने आह भरी और बोले, शकील, मैं भी तुम्हारी तरह इस घर की बेटी हूं। मेरा कसूर बस यह है कि मैं शादी के बाद शहर चली गई, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा हिस्सा खत्म हो गया। ये सुनकर मरियम बीबी ने बात काटी, अगर हम अदालत गए तो सिर्फ जमीन और मकान के हिस्से नहीं बट गए, दिल भी टूट जाएंगे। अली ने सबको खामोश करवाया और कहा, फैसला जज्बात से नहीं, अक्ल से करना होगा। हम अदालत नहीं जाना चाहते। बेहतर यही है कि खाला को उनका हक दे दिया जाए। मगर सुनकर सब चौंक गए। अली ने आगे कहा, मगर ये फैसला सबकी रजामंदी से होगा, वरना अदालत में जाने से हमारी इज्जत भी खाक हो जाएगी। इस दौरान अचानक दादा जान की पुरानी डायरी सामने आ गई, जो अरसा दराज से अलमारी में बंद थी। जब उसे खोला गया तो अंदर एक अहम तहरीर मिली, मेरी जायदाद मेरे बेटों और उनके खानदान के नाम है। मेरी बेटियों को मैंने शादी के वक्त ही उनका हक दे दिया था। ये अल्फाज पढ़ते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। रिदा की आंखों में आंसू आ गए। वो आहिस्ता से बोली, उम्मी जान, शायद दादा ने वाकई इंसाफ किया था। जीनत खाला भी रोने लगी और कहा, मैंने सोचा था कि मुझे भुला दिया गया है, मगर ये डायरी साबित करती है कि मुझे याद रखा गया था। माहौल में नरमी आ गई, लेकिन सब जानते थे कि कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि रिदा के दिल में अभी भी कुछ उलझने बाकी थी और उसके इरादे कुछ और ही बता रहे थे। डायरी सामने आने के बाद माहौल वक्ती तौर पर पुरसुकून जरूर हुआ, लेकिन रिदा के चेहरे के तासुरात कुछ और कहानी सुनाते थे। वो सबके सामने खामोश थी, मगर उसकी आंखों में जिद और एक अजीब सा गुरूर झलक रहा था। रात को जब सब लोग अपने कमरों में जा चुके थे, रिदा अपनी माँ जीनत खाला के पास आकर बोली, उम्मी, अपनी क्यों खामोशी इख्तियार कर ली? अगर दादा ने लिख भी दिया था तो क्या हुआ? क्या हम अपना हक मानने का हक खो बैठे हैं? जीनत खाला ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटी, कभी कभी रिश्तों को बचाना जमीन और मकान से ज्यादा जरूरी होता है। मैं मजीद लड़ाई नहीं चाहती। मगर रिदा ने सख्त लहजे में कहा, उम्मी, आप भूल रही हैं कि यही लोग हमें हमेशा कमजोर समझते रहे हैं। मैं इस हवेली में अपना मकाम बनाकर रहूंगी। अगले दिन नाश्ते की मेज पर रिदा ने सबको हैरान कर दिया। वो साफ गोई से बोली, अगर कानूनी हक नहीं मिल सकता तो कम अज कम इज्जत का हक तो मैं लूंगी। मैं चाहती हूं कि इस हवेली में होने वाले हर फैसले में मेरी राय शामिल हो। ये सुनकर कमरे में खामोशी छा गई। शकील भाई गुस्से से बोले, ये घर बड़ों के फैसलों पर चलता है, बाहर से आई हुई लड़कियां यहाँ के उसूल नहीं बदल सकती। रिदा ने फौरन जवाब दिया, मैं बाहर की नहीं, इसी खून का हिस्सा हूँ, और अगर मेरा एहतराम न हुआ तो मैं जानती हूँ कि मुझे अपनी आवाज कैसे बुलंद करनी है। जाहिद भाई ने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, रिदा बेटी, ये जिद हमारे लिए नए मसाइल खड़ी करेगी। तुम्हें इज्जत मिलेगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम इस घर के उसूलों को तोड़ने की कोशिश ना करो। मगर रिदा ने अपने दिल में फैसला कर लिया था। वो चाहती थी कि हवेली में एक नई ताकत बने, एक नई पहचान बने। और उसी रात उसने एक ऐसा कदम उठाने का इरादा किया जो आने वाले दिनों में पूरे खानदान को हिलाकर रख देगा। रात की तारीकी में हवेली पर एक अजीब सा सुकूत छाया हुआ था। सब अपने कमरों में जा चुके थे, मगर रिदा जाग रही थी। इसकी आंखों में नींद नहीं,
बल्कि एक नया अज़्म झलक रहा था। वो खिड़की के करीब जाकर बाहर सहन की तरफ देखने लगी और खुद से बोली, यह हवेली मुझे मेरा मकाम देगी या फिर मैं खुद उसे हासिल कर लूंगी। रिदा ने अपने पर्स से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल मिलाई। आहिस्ता आवाज में बोली, हाँ, मैं वापस गांव आ गई हूँ। यहाँ सब मुझे कमजोर समझते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस बार मैं हवेली की हर दीवार हिलाकर रख दूंगी। ये कॉल किसको की गई थी? ये राज अभी सबसे छुपा रहा। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर माहौल कुछ बदला बदला था। रिदा ने बड़े एतमाद के साथ सबके सामने कहा, मैं चाहती हूँ कि हवेली के सहन में नया कमरा बनाया जाए ताकि मेरे और उम्मी के लिए ज़ाती जगह हो। ये सुनते ही सब चौंक गए। अनीला भाभी ने तंजिया लहजे में कहा, अब हवेली में फैसले तुम करोगी। कल को तुम कहोगी कि ये घर भी तुम्हारे नाम लिख दिया जाए। रिदा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फैसले करने का हक सिर्फ बड़ों को नहीं, नौजवानों को भी होना चाहिए। अगर हवेली सबकी है तो इसमें मेरी मर्जी भी शामिल होनी चाहिए। ये बातें सुनते ही कमरे में एक बार फिर बहस छिड़ गई। शकील भाई ने सख्ती से कहा, रिदा, ये घर बुजुर्गों की अमानत है, तुम्हारे नखरे यहाँ नहीं चलेंगे। मगर रिदा खामोश न हुई। वो बोली, अगर मेरी बात न मानी गई तो मैं वो रास्ता इख्तियार करूंगी जो सबके लिए मुश्किल बन जाएगा। रिदा की बातों ने माहौल को मजीद कशीदा कर दिया। सब सोचने लगे कि आखिर वो किस बात की धमकी दे रही है। क्या वो अदालत का सहारा लेगी? इसके पीछे कोई और खेल छुपा है? रिदा की धमकी ने हवेली का सुकून गारत कर दिया था। सबको यही सवाल तंग कर रहा था कि वो किस बात पर जिद कर रही है और उसके पीछे असल राज क्या है। इस रात अनीला भाभी ने अपने कमरे में जाहिद भाई से कहा, ये लड़की सीधी नहीं लगती। इसकी आंखों में जो जिद है वो सिर्फ कमरा बनाने या इज्जत पाने की नहीं, कुछ और ही इरादा है। जाहिद भाई ने सोच में डूब कर कहा, हाँ, मुझे भी लगता है कि रिदा के पीछे कोई और है जो उसे भड़का रहा है। हमें असल बात जानना होगी। इसी दौरान रिदा अपने कमरे में बैठी किसी से मैसेज कर रही थी। इसके होठों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट थी। मैसेज के अल्फाज थे, वक्त करीब है, जैसे ही मौका मिलेगा सब कुछ बदल जाएगा। अगले दिन हवेली के सहन में एक अनजान आदमी नजर आया। वो पुराना नौकर करीम बख्श था जो कई बरस पहले अचानक गायब हो गया था। अब वो अचानक वापस आया और सीधा रिदा के पास जाकर झक गया। सब हैरान रह गए। मरियम ने हैरत से पूछा, ये नौकर तुम्हारे पास क्यों आया है? तुम इसको जानती हो? रिदा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, ये मेरे वालिद के जमाने से वाकिफ है और ये जानता है कि इस हवेली में सिर्फ जायदाद नहीं बल्कि राज भी दफन है। ये सुनकर पूरे खानदान के होश उड़ गए। दादा जान की डायरी तो सबने देख ली थी, लेकिन क्या इस हवेली में कोई और राज भी छुपा हुआ था? शकील भाई ने सख्त लहजे में कहा, रिदा, अगर तुम्हें कुछ पता है तो साफ साफ बता दो, वरना ये खेल ज्यादा देर नहीं चलेगा। रिदा ने ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा, सब जान जाओगे वक्त आने पर। अभी बस इतना समझ लो कि इस हवेली की बुनियादों में वो कहानी छुपी है जो तुम सब की तकदीर बदल देगी। पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। अब सबको अंदाजा हो गया था कि रिदा का खेल सिर्फ जिद्दी पे नहीं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा राज इसके हाथ लग चुका है। हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। रिदा की बातों ने सबको हैरान भी किया और खौफजदा भी। सबके जहनों में यही सवाल गूंज रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जो उन सब की तकदीर बदल सकता है। इसी रात रिदा ने करीम बख्श को हवेली के पुराने कमरे में बुलाया। कमरा वही था जिसे बरसों से कोई इस्तेमाल नहीं करता था। दरवाजा चरचुराते हुए खुला तो अंदर पुरानी अलमारियां, गर्द आलू तस्वीरें और टूटे हुए संदूक रखे थे। करीम बख्श ने आहिस्ता आवाज में कहा, बीबी जी, आपके दादाजी ने मुझ पर भरोसा करके कुछ कागजात संभालने को दिए थे। मैं डर के मारे बरसों यहाँ नहीं आया, मगर अब वक्त आ गया है कि वो राज सामने आ जाए। रिदा की आंखों में चमक आ गई। इसने पूछा, कौन सा राज?
साफ साफ बताओ। करीम बख्श ने संदूक का ढक्कन खोला। इसके अंदर पुराने कागजात और जमीनों के नक्शे थे। इनमें एक रजिस्टर भी था जिस पर लिखा था, खानदानी अमानत, सिर्फ वक्त आने पर खोलना। विदा ने जल्दी से वरक पलटने शुरू किए। इसमें दर्ज था कि दादाजी ने कुछ जमीनें और सोना छुपा कर रखा था ताकि आने वाले वक्त में अगर खानदान मुश्किल में पड़े तो यह खजाना उनकी मदद करे। विदा खुशी से बोली, तो ये है वो खजाना जिसे सबसे छुपाया गया। अब ये मेरा हथियार बनेगा। मगर करीम बख्श ने डरते हुए कहा, बीबी जी, यह खजाना पूरे खानदान का है, आप अकेले इस पर कब्जा नहीं कर सकती। विदा ने सख्त लहजे में कहा, करीम बख्श, तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहती हूँ। अगर ये राज सबके सामने आ गया तो मुझे वो इज्जत कभी नहीं मिलेगी जो मेरा हक है। अगली सुबह विदा ने सबको ड्राइंग रूम में इकट्ठा किया। इसके हाथ में वो रजिस्टर था। सब हैरान थे कि वो किस चीज को छुपाकर मुस्करा रही है। विदा ने सबके सामने कहा, आज मैं वो सच सामने लाने वाली हूँ जो बरसों से इस हवेली की दीवारों में दफन है। सबकी धड़कनें तेज हो गईं। क्या वाकई खजाना मौजूद था? आरिदा कोई नया खेल खेल रही थी। ड्राइंग रूम में सब एक दूसरे के चेहरों को देख रहे थे। विदा के हाथ में पकड़ा हुआ रजिस्टर गोया सबकी सांसें रोक चुका था। जाहिद भाई ने सख्त लहजे में कहा, विदा, यह ड्रामा बहुत हो गया, अब साफ साफ बताओ कि इस रजिस्टर में क्या है। विदा ने एतमाद से कहा, यह सिर्फ रजिस्टर नहीं, ये वो हकीकत है जो दादा जान ने तुम सबसे छुपा रखी थी। ये सुनकर सबके चेहरे पर हैरत फैल गई। विदा ने रजिस्टर खोला और ऊंची आवाज में पढ़ने लगी, मैं अपनी औलाद को यह अमानत छोड़कर जा रहा हूँ। ये जमीनें और सोना खानदानी मुश्किल वक्त के लिए महफूज रखे हैं। मगर याद रखना, ये सब सिर्फ इसी वक्त काम आएगा जब खानदान एक साथ होगा। अगर खानदान बखर गया तो ये खजाना किसी काम ना आएगा। ये अल्फाज सुनकर पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। अनीला भाभी ने हैरत से कहा, क्या वाकई दादा जान ने खजाना छुपा रखा था? शकील भाई ने गुस्से से कहा, यह सब झूठ है। विदा सिर्फ हमें लड़ाने के लिए कहानियां बना रही है। विदा ने फौरन रजिस्टर उनके सामने रख दिया। ये लिखाई दादा की है और ये निशानात देखो, उनके दस्तखत भी हैं। अली, जो हमेशा सुलह की बात करता था, इस बार खामोश था। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर ये सच है तो हमें फैसला करना होगा कि इस अमानत का क्या करना है। इसी वक्त करीम बख्श आगे बढ़ा और बोला, मैं गवाह हूँ, मैंने अपने हाथों से ये रजिस्टर संदूक में रखा था। खजाना अभी तक महफूज है, पर ये कहाँ है, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। सबकी आंखें इस पर जिम गईं। जाहिद भाई ने चीख कर कहा, फौरन बताओ कि खजाना कहाँ है। करीम बख्श ने कांपती हुई आवाज में कहा, वो खजाना हवेली के सहन के नीचे दफन है। पर याद रखना, अगर खानदान बिखरा तो वो खजाना लानत बन जाएगा। ये सुनकर सबके दिल दहल गए। अब सवाल यह था कि क्या खानदान इस खजाने के लालच में मजीद बढ़ जाएगा? आइए अमानत सबको एक कर पाएगी। करीम बख्श की बात ने सबको हिलाकर रख दिया। हवेली के सहन के नीचे खजाने का जिक्र सुनकर सबके दिलों में एक साथ खौफ और लालच जाग उठा। अनीला भाभी ने घबराई हुई आवाज में कहा, अगर ये सच है तो फिर हमें आज ही सहन खोदना चाहिए। शकील भाई ने फौरन कहा, नहीं, ये सब एक चाल भी हो सकती है। हो सकता है कि रिदा और ये नौकर हमें बेवकूफ बना रहे हो। रिदा ने सख्त लहजे में कहा, ये चाल नहीं, हकीकत है। अगर आप सबको यकीन नहीं तो आज रात ही सहन खोद लेते हैं। जाहिद भाई ने माहौल को संभालने की कोशिश की, ऐसा फैसला जज्बात में नहीं होगा। पहले हम सब बुजुर्गों के सामने बैठकर तय करेंगे कि अगर खजाना मिला तो इसका क्या करना है, वरना यह खजाना हमें एक दूसरे का दुश्मन बना देगा। दादा जान की डायरी एक बार फिर सबके दरमियान रखी गई। इसके अल्फाज सबको याद दिलाने लगे, ये खजाना सिर्फ इसी खानदान के काम आएगा जो एक हो, वरना यह बर्बादी की वजह बनेगा। इसी दौरान रिदा कमरे से निकलकर अपने फोन पर फिर किसी को मैसेज करती है,
आज रात सब कुछ सामने आ जाएगा, बस तैयार रहना। ये मैसेज किसको भेजा गया, ये अब भी राज था। रात को सब खानदान वाले लालटेन लेकर सहन में इकट्ठे हुए। खामोशी इतनी गहरी थी कि जमीन खोदने की आहट भी सुनाई दे रही थी। हर एक के दिल में धड़कन तेज थी। करीम बख्श ने निशानी बताई और कहा, यहाँ खोदो। यही दादाजी ने अमानत छुपाई थी। कुछ देर खुदाई के बाद मिट्टी के नीचे एक पुराना लोहे का संदूक बरामद हुआ। सबकी आंखें हैरत से खिल गईं। रिदा ने फातिहाना अंदाज में कहा, यह है वो खजाना जो मेरी ताकत बनेगा। लेकिन जब संदूक खोला गया तो अंदर सोना जेवर नहीं, बल्कि पुराने कागजात, खुतूत और एक पुराना खानदानी नक्शा था। सबके चेहरों पर मायूसी और हैरत के आसार थे। रिदा चीख कर बोली, ये कैसे मुमकिन है? खजाना कहाँ गया? करीम बख्श का रंग पीला पड़ गया। वो हिचकिचाते हुए बोला, बीबी जी, शायद कोई और भी इस राज को जान गया था और खजाना पहले ही निकाल लिया गया है। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। कौन था वो शख्स और वो खजाना कहाँ गया? सहन में खड़े सब खानदान वाले सदमे और हैरत में डूबे हुए थे। संदूक के अंदर सोना जेवर नहीं, बल्कि सिर्फ पुराने खुतूत और नक्शे निकले थे। अनीला भाभी ने घबरा कर कहा, ये क्या है? हमने रात भर मेहनत की और आखिरकार कुछ नहीं मिला। रिदा ने गुस्से में कहा, ये तो मुमकिन ही नहीं। दादा जान ने साफ लिखा था कि यह खजाना खानदान के काम आएगा। इसी वक्त करीम बख्श ने आहिस्ता आवाज में कहा, बीबी जी, शायद इस खजाने की असल चाबी किसी और के पास है। मैं संभाल कर रख सकता था, मगर लगता है किसी ने पहले ही इसे छुपा लिया है। जाहिद भाई ने शकूक और शुबहात के साथ कहा, तो मतलब ये कि खानदान के अंदर ही कोई है जिसने खजाना चुरा लिया। ये सुनकर सबके चेहरे पर खौफ और हैरत एक साथ नजर आए। रिदा की आंखें तेज हो गई। वो बोली, करीम बख्श, फौरन बताओ कि ये किसकी साजिश है। करीम बख्श हिचकिचाया और कहा, बीबी जी, मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जब खजाना छुपाया गया था तो सिर्फ चंद लोग उसे देख सकते थे, और इनमें से एक अब हमारे दरमियान है। इस बात ने सबके दिल दहला दिए। सब एक दूसरे की तरफ शक भरी नजरें डालने लगे। इसी दौरान जीनत खाला ने कहा, रिदा, शायद ये वक्त खानदान के इत्तेहाद का है। अगर हम सब मिलकर खजाने की असल जगह तलाश करें तो न सिर्फ खजाना मिलेगा बल्कि खानदान में एतमाद भी वापस आएगा। रिदा ने अपने इरादे का ऐलान किया, बिल्कुल। आज से हम सब एक साथ मिलकर इस राज को केवजगे और जो भी असल चूर है वो सामने आ जाएगा। शकील भाई ने हंसते हुए कहा, तो फिर ये खजाना सिर्फ दौलत का नहीं बल्कि खानदान की इज्जत और भरोसे का इम्तिहान भी है। सब ने इत्तेफाक किया कि आज रात खानदान की तमाम नस्लें एक साथ मिलकर खजाने की तलाश में लगेंगी। और यूं हवेली में एक नई रात शुरू हुई, जिसमें न सिर्फ खजाने की तलाश बल्कि खानदान की तकदीर भी जुड़ हुई थी। रात का वक्त था और हवेली के सहन में सब खानदान वाले एक साथ जमा थे। हर शख्स के हाथ में लालटेन थी और आंखों में तशवीश और उम्मीद की झलक। रिदा ने सबसे कहा, हम सबको मिलकर खजाने की असल जगह तलाश करनी होगी। ये सिर्फ दौलत का नहीं बल्कि खानदान के इत्तेहाद और भरोसे का इम्तिहान है। सब ने इत्तेफाक किया और सहन में कदम कदम बढ़ाते हुए पुराने नक्शे के मुताबिक खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद जाहिद भाई ने चीख मारी, ये देखो, यहाँ जमीन थोड़ी नरम है, शायद यही जगह है। सब ने मिलकर खोदना शुरू किया। जल्द ही एक छोटा सा संदूक नजर आया। रिदा ने फौरन उसे खोला। इसके अंदर सोना जेवर नहीं बल्कि दादाजी के खुतूत और दस्तावेजात थी जो खानदान के तमाम फैसलों और विरासत की वजाहत करती थी। इसी वक्त करीम बख्श ने धीमी आवाज में कहा, बीबी जी, असल खजाना यही है। सोना जेवर तो वक्त के साथ चला गया होगा, लेकिन ये खुतूत और दस्तावेजात खानदान की हिफाजत के लिए सबसे कीमती हैं। रिदा की आंखों में रोशनी आ गई। इसने कहा, तो असल खजाना दौलत नहीं बल्कि खानदान की मीरास और इत्तेहाद है।
یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں اور جھگڑوں سے کچھ نہیں ملتا۔ انیلا بھابھی نے مسکرا کر کہا، تو اس راز کی اصل طاقت ہمارے اندر ہی تھی، بس ہمیں اسے پہچاننے کی ضرورت تھی۔ زینت خالہ نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ خزانہ سب کی ایکتا کی علامت ہے۔ اگر ہم نے ساتھ دیا تو یہ خاندان ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ اب سے ہر اختلاف کو بات چیت سے حل کریں گے اور خاندان کی عزت اور محبت کو اولویت دیں گے۔ یوں حویلی میں نہ صرف خزانہ مل گیا بلکہ خاندان کے دلوں میں محبت، بھروسہ اور اتحاد کی نئی روشنی بھی چھا گئی۔